तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड जो ये डेवलपमेंट जो चैप्टर है, इसमें बड़े स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। प्लांट में ग्रोथ डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है? आंसर देते जाइए। ग्रोथ ओपन है, क्लोज्ड है, डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है? आपसे पूछेंगे इसका कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से आराम आराम से आंसर देते रहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरिस्टम की वजह से है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ मेरिस्टम। एक और क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है कि प्लांट में ग्रोथ को मेजर करना उतना आसान काम नहीं है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ को डायरेक्टली नापा नहीं जा सकता। तो मान लीजिए असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि क्या वजह है कि आप प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब होता है कि द ग्रोथ विच इज हैपनिंग इन द कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सो इस चीज को आप बहुत ज्यादा आसानी से नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे इनडायरेक्टली प्रोटोप्लाज्मिक इसको आप अच्छे से नहीं कर सकते, और इसीलिए आप इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। क्या ये क्वेश्चन ठीक है? यस और नो लिखते रहिए बेटे, वाई और नो। सो वाई प्रोटोप्लाज्म, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और चीज देखिए, जो रूट की जो कैप है वो बिल्कुल यहां पर है। यहां से जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं जोन्स में, तो आप और प्रॉक्सिमल जाते जा रहे हैं। नाउ माइंड द वर्ड प्रॉक्सिमल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैच्योरेशन का जोन है वो इलोंगेशन के जोन के प्रॉक्सिमल है और अवे फ्रॉम द रूट कैप है। सो कई बार ये जो डायरेक्शन है यहां पर गलती हो जाती है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हम ये कह रहे हैं रूट कैप से दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जगह है इसके आप प्रॉक्सिमल पहुंचते जा रहे हैं। पास वाली चीज को प्रॉक्सिमल कहते हैं, पास वाली मेन बॉडी से देखी जा रही है। क्या ये बात सही है बेटे? बताइए। सो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहां पर जो मेरा बड़ा प्रिय है, पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, दैट इज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी? बताइए बेटे, थोड़ा सा बताइए कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं। different phenotype in different environmental conditions or different stages of life according to the requirement, and that would be an expression of the same genotype. वो सेम जीनोटाइप अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे उसका डिफरेंट एक्सप्रेशन, हम ये कह रहे हैं बेटे वो क्या हो रहा है, इसे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आप एक क्वेश्चन को समझिए बड़े ध्यान से। अगर इन्होंने असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाया, दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ प्लांट्स आंसर टू लोकोमोशन कैपेबिलिटीज इन एनिमल्स। एनिमल्स में बेटे क्या है कि अगर कहीं पर वो है और वहां पर अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाए तो उसके पास बिहेवियरल एडेप्टेशन है, वो मूव कर सकता है। और वो अलग, जैसे मान लीजिए गर्मी लग रही है तो ठंड में जा सकता है, ठंड लग रही है तो गर्मी में आ सकता है। ये लिबर्टी किसके पास है बेटे? एनिमल के पास है। ये लिबर्टी प्लांट के पास नहीं है। सो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आपके दिमाग में ये बात आपको अच्छे से पता लग गई कि दिस एडवांटेज कैन बी एन आंसर नॉट टू दैट डिग्री। अभी भी प्लांट्स में उतनी डाइवर्सिटी नहीं है बेटे जितनी एनिमल्स में होती है। आपको पिछली बार भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, एनिमल्स में प्लांट से बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि लोकोमोशन की वजह से वो अलग अलग एनवायरमेंट में जा सकते हैं। अलग अलग एनवायरमेंट में डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर है और इसीलिए उनमें डाइवर्सिटी आ जाती है। यू ऑलरेडी नो अबाउट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यू नो होमोलॉजी रिप्रेजेंट्स बेटे कॉमन एंसेस्ट्री, और आपको पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे आर बेटे रिलेटेड टू ईच अदर, बट टू वेरिंग डिग्री दे हैव द कॉमन एंसेस्टर एंड शेयर द सेम जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज डीएनए, नॉट आइडेंटिकल बट द सेम जेनेटिक मटेरियल। क्या यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है बच्चे? बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब हम आगे चलते हैं बेटे, तो यहां पर मैं ऑक्सिन्स में बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, सिवाय एक चीज के, ऑक्सिन बनता कहां है? ऑक्सिन कहां बनता है बेटे? ऑक्सिन्स प्लांट में कहां बनते हैं? कौन सी टिप पर बेटे? किस टिप पर? तो हम ये कह रहे हैं कि शूट टिप पर। फिर इसकी माइग्रेशन कैसे होती है बेटे? हाउ डज इट मूव इन द प्लांट बॉडी? हाउ डज इट मूव? वहां से ये मूव कैसे करता है? तो ये कहां मूव करता है बेटे? बेसिपिटल। यस यू आर राइट, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड जाता है, और जब ये डाउनवर्ड जाता है तो किस तरह की बड की ग्रोथ को, लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देता है, और इसकी वजह से फिर एपाइकल ब्लड जो है वो बेटे डोमिनेंस रहती है और ग्रो करता है प्लांट इन लेंथ। और प्लांट अगर लेंथ के लिए ग्रो कर रहा है तो समझिएगा बेटे कि ये भी एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। इट इज ट्राइंग टू रीच द सनलाइट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। एम आई राइट? तो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा बेटे? एपाइकल डोमिनेंस कहा। इस एपाइकल डोमिनेंस को किस पीजीआर से ओवरकम किया जा सकता है? सो विच पीजीआर इज यूज्ड टू ओवरकम द एपाइकल? यस, इट वुड बी साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बेटे उल्टा बनता है, वो रूट से बनता है और ऊपर की तरफ माइग्रेट करता है, ऊपर की तरफ माइग्रेट करता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब आपने डीकैपिटेट किया तो आपने ऑक्सिन के सोर्स को खत्म कर दिया, और पहले से ही जो साइटोकाइनिन था वो अनअपोज्ड हो जाएगा, और आपको पता है लेटरल ग्रोथ होती है, बुशी बनना शुरू हो जाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा
सकता है। एक क्वेश्चन यहां पर जरूर याद रखिएगा, को रिलेट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में माइक्रो प्रोपेगेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है उन्होंने, इफ यू रिमेंबर एक दो पेज डाल दिए हैं। सो जब आप ऑर्गेनोजेनेसिस से माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब है कि प्लांट्स में सेलुलर टोटीपोटेंसी को एक्सप्लॉइट करके एक छोटे से एक्सप्लांट से उस टोटीपोटेंसी की मदद से आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस मेरिस्टम को आप ग्रो करते हैं तो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बनता है, उस अनऑर्गेनाइज्ड मास को कहते हैं, बताइए बेटे, मैं प्लांट टिश्यू कल्चर में बात कर रहा हूं, मैंने एक्सप्लांट किया, यस, उसे हम कहते हैं कैलस। और कैलस से जब आप प्लांट को बेटे रीजनरेट करते हैं, देन द प्रोसेस, क्योंकि कैलस बेटे अनऑर्गेनाइज्ड मास है, शब्दों को ध्यान देना बेटे, कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है, इसका मैं जब ऑर्गेनाइजेशन करूंगा तो इसमें ऑर्गन्स बनाऊंगा और उस प्रोसेस को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर आप प्लांट के ऑर्गन्स की बात करेंगे तो रूट और शूट। अब ये जो दो पीजीआर है, ऑक्सिन और एक कोई और, इनका रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटे रूट डेवलपमेंट के लिए और शूट डेवलपमेंट के लिए। जब आप ऑर्गेनोजेनेसिस से प्लांटलेट को रीजनरेट कर रहे हैं तब मुझे बताइए कौन कौन है ये, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन। और साइटोकाइनिन बेटे किसके लिए, शूट इंड्यूस करने के लिए, और रूट इंड्यूस करने के लिए क्या चीज बेटे, शाबाश, ऑक्सिन है। और दोनों का अगर थोड़ा इक्वल हो बेटे रेशो, अगर रेशो इक्वल हो तो वास्कुलर बंडल बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। जुवेनाइल कॉनिफर्स में बेटे काफी लंबा बेटे ये जो है मैच्योरिटी पीरियड, काफी देर तक ये जुवेनाइल रहते हैं। और काफी देर तक अगर जुवेनाइल रहते हैं तो इसका मतलब बेटे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इसका मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर प्रॉब्लम ये फंसेगी कि इनको बेटे प्रोपेगेट कैसे किया जाएगा। तो यहां पर आप जिब्रेलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जिब्रेलिन कैन एक्चुअली हेसन द मैच्योरिटी पीरियड इन कोनिफर। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए एक चीज, अब इथाइलिन पर आते हैं बेटे, दिस इज द हार्मोन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर किसी दिन अच्छा क्वेश्चन आया नीट एंट्रेंस एग्जाम में तो इथाइलिन से आएगा। अब देखिए बेटा, इथाइलिन के बारे में मैं आपसे कह रहा हूं, एक पीईए, पी के सीडलिंग को सोचिए, तो वो जो है वो सॉइल के अंदर है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है सॉइल से। सो जब वो सॉइल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ग्रो करने के लिए, तो रास्ते में एक पत्थर आ गया, उसके एक ऑब्स्टेकल आ गया। तो जैसे ही ये बेटे टिप ग्रो कर रही है इसकी, और ये टिप इस ऑब्स्ट्रक्शन के कांटेक्ट में आई, तो यहां पर इथाइलिन प्रोड्यूस होगा, इस टिप पर इथाइलिन प्रोड्यूस होगा। दोबारा समझिए, तो जब ये ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ये बेटे ग्रो करके सॉइल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो रास्ते में क्या है बेटे, शाबाश, एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेट अस से एक स्टोन है, उससे जाकर के जैसे ही ये टच हुआ तो यहां पर टिप पर बेटे क्या हुआ, यहां पर टिप पर इथाइलिन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और उस इथाइलिन की वजह से दो तीन चीजें होती हैं। एक तो चीज ये होती है कि इसकी जो लेंथ की ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में इस चीज को कैसे लिखा हुआ है, इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। दूसरा बेटे ये थिकनिंग हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पार्ट की थिकनिंग हो जाएगी, दैट मींस इट विल बिकम वेरी स्ट्रांग। और दूसरा बेटे इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होनी शुरू होगी। सो अब ये इस ऑब्स्ट्रक्शन को बचने की कोशिश करेगा जब तक ये इथाइलिन है, अब ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करेगा। इथाइलिन जैसे ही खत्म होगा तो फिर ये वर्टिकल ग्रो करने की कोशिश करेगा, रास्ते में अभी भी पत्थर है तो फिर इथाइलिन प्रोड्यूस होगा और फिर बेटे ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, और अगर पत्थर नहीं है तो फिर ये बेटे वर्टिकली ग्रो करके बाहर निकल जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन व्हेन द सीडलिंग हैज सम ऑब्स्ट्रक्शन टू ओवरकम। मुझे बताइए क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है, बताइए बेटे, बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज देखिए, सेनेसेंस एक शब्द आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा बार बार, सेनेसेंस। सेनेसेंस बेटे जब कोई चीज मैच्योर हो जाती है, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम है यहां पर, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, वो जो मैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ कह रहा था वो एक्चुअली ये है। ये जब ये एक मेरिस्टम सेल है, इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है फिर डिवाइड कर गया, आप देख रहे हैं यहां पर ये फिर डिवाइड कर गया। दिस इज हाउ द मेरिस्टेमेटिक सेल कीप्स ऑन रिप्लेसिंग इटसेल्फ। सो बड़े ध्यान से देखिएगा बेटे, मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पर क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है लेकिन यहां से मुश्किल भी आ सकता है। तो हमने ये कहा कि मेरिस्टम जो कंटिन्यूअसली अपने आप को रिप्लेनिश कर रहे हैं, उनमें थोड़ा सा प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ और हमने ये कहा कि ये इस तरह से बेटे डिवाइड करते गए, सेल डिवीजन से अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं। अब उसके बाद में इनमें कुछ में डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद में कुछ में बेटे हमने ये कहा कि यहां पर एक्सपेंशन ग्रोथ हुई, वैक्यूल वगैरह आने शुरू हो गए, अभी ऊपर वैक्यूल नहीं है, यहां वैक्यूल आने शुरू हो गए। उसके बाद बेटे मैच्योरेशन हुआ और ये एक मैच्योर सेल बन गया। तो मैच्योर सेल तक पहुंचने का ये दो अलग अलग रास्ते नहीं है, ये एक ही रास्ते के ओवरलैपिंग फेजेस हैं। अल्टीमेटली सेल क्या हो गया बेटे, मैच्योर हो गया। अब ध्यान देना बेटे, मैच्योरेशन और डेथ के बीच की इस चीज को सेनेसेंस कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में साफ दिख रहा है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता सीधा कि बताओ सेनेसेंस किस चीज को कहते हैं, तो आप में से कई बच्चों ने हो सकता है इस तरह सोचा ना हो कि सेनेसेंस कौन सी स्टेज है। हम ये कह रहे हैं ये मैच्योरिटी हो गई, मैच्योरिटी, और ये देखिए बेटे क्या लिखा है, डेथ। डेथ और मैच्योरिटी के बीच में जो पार्ट है ये सेनेसेंस है, ये सेनेसेंस है। सेल बूढ़ा होता जा रहा है,
इस टाइम पर अब वो और ज्यादा काम करने लायक नहीं बचा, तो क्यों ना इस सेनेसेंस में सारे के सारे जो इससे पहले कि इसकी जान चली जाए, इससे पहले कि इसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाए, क्यों ना वो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेव कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा काम कर लिया जाए। इसीलिए सेनेसेंस को हालांकि एपोप्टोसिस नहीं कहते, लेकिन सेनेसेंस की लेटर स्टेज में प्रोग्राम सेल डेथ होना शुरू हो जाता है, और यहां पर फिर ये जो पर्टिकुलर सेल है, इनके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसकी वजह से इन न्यूट्रिएंट्स को साल्वेज कर लिया जाएगा। इथाइलिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे इथाइलिन की? जल्दी बताइए हाँ या नहीं, वो तो बताइए। बिल्कुल क्लियर है। एक इथाइलिन के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे कम अंडरस्टूड ये बेटे पीजीआर है। इथाइलिन में आपने एक पढ़ा होगा लीफ एब्सिशन। लीफ एब्सिशन जैसे डेसिडुअस ट्रीज हैं, ऑटम में लीफ गिरी, ऑटम में लीफ गिरी, तो मान लीजिए अब वो जब लीफ एब्सिशन होती है तो एक एब्सिशन लेयर बनती है और वहां पर छोटे छोटे पैरेन्काइमा के सेल्स बनते हैं। उनकी वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, उसकी वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। यहां पर बेटे फिर जैसे इथाइलिन बनता है और इथाइलिन की वजह से ये जो लीफ है इसके न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज किया जाएगा। इसमें से फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल को तोड़ दिया गया, तो इसीलिए आप देखते हो कि इस तरह की पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। पहले से ही जो और कलर के पिगमेंट है, कुछ और नए कलर के पिगमेंट जो नए बने हैं, उनकी वजह से पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है। और क्योंकि बिल्कुल पीटीओल की टिप पर बेटे एक एब्सिशन लेयर बन रही है जो बहुत वीक सेल्स की है, इसीलिए जब इसका वेट बढ़ता जाएगा और जैसे ही यहां पर इथाइलिन आएगा तो इसका वेट इंक्रीज होगा, और वेट इंक्रीज होने की वजह से और हवा चलेगी तो वो बड़ी आसानी से जो है ये वाली जो लीफ है वो बेटे एब्साइज हो जाएगी। और यहां पर जो स्कार रहेगा उस पर आप देखेंगे कि एक कैलस जमा हो गया है, और वो लीफ के गिरने से पहले ही यहां पर कैलस बन जाता है ताकि कोई पैथोजन इस नए पोर्टल ऑफ एंट्री से प्लांट की बॉडी में ना घुस जाए। तो एक और इंपॉर्टेंट काम बेटे इथाइलिन का हमने बताया, वो क्या है बेटे? सेनेसेंस। बताइए यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? बताइए बेटे, बोलते जाइए बेटे। शाबाश 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 शाबाश। तो एक और मैं अभी इथाइलिन में एक और काम देख लेता हूं, फॉर एग्जांपल फ्रूट राइपनिंग। यस, फ्रूट राइपनिंग। तो शुरू में जो फ्रूट बना है जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, इट शुड नॉट बी अट्रैक्टिव टू द एनिमल्स। तो वो जो है, जो डिस्पर्सल होना है उसका, जो सीड का डिस्पर्सल है, सीड बेटे फ्रूट के अंदर है, फ्रूट इज अ रिवार्ड फॉर द डिस्पर्सर, ताकि वो उसको लेकर के खा करके बेटे सीड को कहीं दूर फेंक दे। दिस इज हाउ द प्लांट एक्चुअली गेट्स प्रोपेगेटेड। सो शुरू में वो अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हरा होता है, टार्ड होता है, इस तरह से काफी ज्यादा जिसे कहते हैं कम पका हुआ होता है। और धीरे धीरे जब मैच्योर होता है तो फिर बेटे फ्रूट राइपनिंग होती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है कि इस टाइम पर जो अचानक रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटे? क्लाइमेटिक। बहुत सारे एंजाइम मोबिलाइज होते हैं और वो एंजाइम बाकी सारे मेटाबोलाइट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर में कन्वर्ट करने से फ्रूट में टेस्ट आ जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनसे ओडर प्रोड्यूस होता है, और ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसका जो कलर चेंज हो रहा है, इसका जो ओडर है, इसके अंदर जो स्वीटनेस इकट्ठी हो रही है, ये अट्रैक्ट करता है बेटे किसको? ये अट्रैक्ट करता है किसको? एनिमल को, और ताकि फिर वो इसको बेटे लेकर के जाए। इसीलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि ये गैशियस है, तो अगर आपने एक इस तरह के फ्रूट को जिसकी इथाइलिन प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे फ्रूट के साथ में रख दिया कि जो अभी बेटे राइपन नहीं किए हैं, तो क्या होगा? मुझे ये बताइए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो ये क्या हो जाएगा बेटे? वो भी पकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो कई बारी कुछ फ्रूट्स के जो स्टोरेज कंटेनर है उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट छोड़ दिया जाता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट है, ये इथाइलिन को फैलने नहीं देता है। कई बारी एप्पल अगले सीजन तक स्टोर किए जा सकते हैं। सो एक और चीज हमें समझ में आ गई, क्योंकि इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है और गैशियस हार्मोन बहुत तेजी से स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। तो अगर हमने एनवायरनमेंट में अगर चाहते हैं कि फ्रूट को हम स्टोर करना चाहते हैं, फ्रूट को स्टोर करना बेटे आसान काम नहीं होता। फ्रूट इज अ सॉफ्ट पार्ट, इसीलिए आपने एक्स सीटू कंजर्वेशन में सीड तो स्टोर किया होगा, फ्रूट स्टोर नहीं किया होगा। इसीलिए अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऐसे प्लांट के बारे में बताओ, मुझे जर्म प्लाज्म कनेक्ट करना है जो कि सीड ही नहीं बनाता, सीडलेस प्लांट में क्या स्टोर करोगे? तो वहां पर बेटे आप अगर जर्म प्लाज्म कनेक्ट करना चाह रहे हो तो टिश्यू कल्चर को स्टोर कर सकते हो, एक्स प्लांट को। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट टिश्यू कल्चर का, कि आप प्लांट की वैरायटी बजाय पूरा प्लांट स्टोर करने के, और वो सीड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, सॉफ्ट टिश्यू को स्टोर करने के बजाय आपने उसका एक छोटा सा मेरिस्टम जाकर के स्टोर कर लिया, क्योंकि वो मेरिस्टम सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे? बताइए हाँ या नहीं। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई? बोलते जाओ बेटे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which I think आर अनकन्वेंशनल, नॉट वेरी वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड। लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप जो है आप तैयार होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उस एनसीईआरटी को आपने उस तरह से पढ़ा हुआ है। अगर असर्शन रीजन में एग्जामिनर आपसे पूछे, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस बार हो सकता है 2-3 आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिले। मुझे पता है कि ओरिजिनल पेपर में बेटे असर्शन रीजन नहीं था, बीच में कोई भी ऐसी चीज
नहीं आई है जिसने कहा है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। दे आर लाइकली टू आस्क असर्शन रीजन क्वेश्चन, मुश्किल नहीं पूछेंगे। आपको 15 मिनट पहले भी ज्यादा दिया हुआ है। पेपर काफी पूरा एनसीईआरटी से आएगा, काफी ज्यादा स्टेबल आएगा, प्रेस्टीज स्टेक पर है, बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा। वो सारे के सारे जो एंग्जाइटी वाले जो इश्यूज हैं उनको साइड में रखिए। उम्मीद है इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। हम बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम 11:20 हो गया, 10 मिनट बच गए रेस्पिरेशन के लिए। हाँ जी कपिल सर, 2 मिनट। बच्चे एक चीज पूछ रहे हैं, कुछ न्यूट्रन मोबिलाइजेशन है क्या सर? कह रहे हैं सर यस उसे एक्सप्लेन। यस यस, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब यह है कि जो ऑर्गन खत्म हो रहा है, क्यों ना उसके न्यूट्रिएंट्स को बेटे इकट्ठा कर लिया जाए। प्लांट की ग्रोथ न्यूट्रिएंट से ही बेटे क्या होती है, लिमिटिंग होती है। एक बात याद रखना बेटे, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो 79% है, लेकिन वो डाई नाइट्रोजन है N2, उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ये 79% होने के बावजूद बेटे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस नाइट्रोजन को किसी चीज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है उसे क्या कहते हैं? आपको पता है किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है प्लांट उसको यूज कर पाएगा। बताइए बेटे किस फॉर्म में करना पड़ेगा? नहीं, वर्नलाइजेशन बेटे हटा दिया गया है, एनटीए के सिलेबस से भी हटा दिया गया है। और देखो बेटे, पहले तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन समझिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन समझिए। तो इसको इसको हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं बेटे अमोनियम आयन में, और फिर उसको पिक कर लेता है बेटे प्लांट। यस, नाइट्रेट वगैरह की बात है, लेकिन सबसे पहले आप अमोनिया जरूर याद रखिएगा। अमोनिया बेटे पानी में सोल्यूबल है, ये बात आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी पढ़ी थी। और प्लांट की जहां पर जड़ें हैं बेटे, वहां पर राइजोस्फीयर के आसपास भी सॉइल में वाटर होता है। और ये काम बेटे केवल और केवल बेटे केवल और केवल मॉनरन्स कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इन मॉनरन्स को डायएजोट्रॉफ कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ठीक नाम ले रहे हैं, राइजोबियम। राइजोबियम के अलावा अगर आपको नाम पता है एनाबीना नोस्टॉक, और अगर आपको नाम पता है बेटे फ्रेंकिया, ये सारे के सारे इस काम को कर सकते हैं। ये सब जो है बेटे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स है। यस, ऑसिलेटोरिया, तो ये सारे रोड, यस देयर आर सो मेनी, देयर आर सिम्बायोटिक, दे आर फ्री लिविंग, बट दे आर ऑलवेज प्रोकैरियोट्स। दे आर ऑलवेज प्रोकैरियोट्स। कोई भी यूकैरियोट इस काम को नहीं कर सकता। याद रखिएगा बेटे, मिथेनोजेनेसिस इज यूनिक टू आर्कीबैक्टीरिया। मिथेनोजेनेसिस जो मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वो आर्कीबैक्टीरिया के अलावा किसी में भी नहीं मिलता है। जी कपिल सर, अगले एक चैप्टर पे चलें। बिल्कुल सर, रेस्पिरेशन प्लांट्स पे चलते हैं। क्योंकि 10-8 मिनट हमारे पास है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स डिस्कस करना चाहूंगा सर। पहले बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं। एब्सोल्युटली सर, बिग चैप्टर, 7 और to 8 साल आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और बचे हुए टाइम में अगर इफ टाइम परमिट्स एंड द स्टूडेंट्स आर रेडी टू कम, बट वी कैन एक्चुअली डू बायोटेक्नोलॉजी। I हाँ तो think there दैट is इज no point in human reproduction, reproductive health. These are all chapters which are our comfort zone. और इस टाइम पे comfort zone से बाहर निकल के हमें तो वो क्वेश्चन पढ़ना है जो कि हो सकता है हमारे अभी दिमाग में ना हो और एग्जाम में हमें फायदा हो जाए उससे। सर, बिटवीन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, हाँ आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आराम से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ ले जाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। और हम अगर मान लो कोई एक भी क्वेश्चन कर गए, तो हम जो ये सेशन कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, इसका हमें फल प्राप्त हो गया एक तरह से, है ना सर? इवोल्यूशन भी बेट, एवरीथिंग टाइम परमिट। मतलब आई एम देयर एवरी डे, है ना? कपिल सर इज ऑल्सो देयर एवरी डे। ठीक है सर। अब ये मैंने चैप्टर ले लिया। अच्छा, हमने पहले वो वाला चैप्टर खोल दिया, मैं कहूँ खत्म हो गई, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट कैसे आई। सो दिस वाज द थर्ड चैप्टर। द सेकंड चैप्टर वुड बी सर रेस्पिरेशन। करेक्ट। तो रेस्पिरेशन के पॉसिबल क्वेश्चंस बेटे, पहला क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज एन एंशिएंट पाथवे। क्यों कह रहे हैं आप इसको ऐसा? Why are you saying? What are the reasons of argument where you say that glycolysis is an ancient pathway? Yes, present in all, यूनिवर्सल, हर तरह के सेल में होता है, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। और बेटे ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप बहुत सही कह रहे हैं बेटे, केवल पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका बेटे? किसका बेटे? ग्लूकोज का। इट इज नॉट, इट डज नॉट इवॉल्व बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, इट डज नॉट बेटे यूज ऑक्सीजन, एंड इट इज एन एंशिएंट पाथवे। वो पाथवे बेटे जो हमारे कॉमन एंसेस्टर में था, लूका कहते हैं, लूका कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर ऑफ लाइफ। उसका जो है बॉडी, उसका जो प्लान है, मेटाबॉलिक प्लान, वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स में होगा। थोड़ा थोड़ा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होगा। आप लोग कह रहे थे इवोल्यूशन किसे कहते हैं, तो हमारे अंदर भी बेटे ग्लाइकोलिसिस होता है, और प्लांट सेल के अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होता है। आप जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाएंगे तो हार्पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 200 पेजेस में आपको ग्लाइकोलिसिस ही पढ़ना पड़ेगा। सो ये बात बिल्कुल ठीक कहा। सो ये कहां पर हो रहा है बेटे? साइटोसोल में हो रहा है। और हमने क्या आरबीसी में होता है? क्या आरबीसी में होता है? एक मेरे को क्वेश्चन याद आ गया पुराने नीट एंट्रेंस एग्जाम का। यस, थोड़ा सा वेरिएंट होता है, थोड़ा सा वेरिएंट होता है बेटे। एक बार क्वेश्चन आया था कि आरबीसी में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। डू यू रियली बिलीव दैट? डू यू रियली बिलीव दैट अ सेल, इट इज एक्चुअली बेटर, इट लिव्स फॉर 120 days? एंड डू यू थिंक दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी एटसेट्रा? हो सकता है क्या?
तो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ या नहीं बेटे? तो वहां पर भी हम ये कह रहे हैं कि यस, और एक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना होने का अपना फायदा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता बेटे आरबीसी में, तो जगह की तो बात छोड़ो, वो अपना बेटे ऑक्सीजन इस्तेमाल करने लगता, और जब वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करना तो उसका काम तो बेटे ऑक्सीजन डिलीवर करना है, और वो ज्यादा प्रोसेस क्या हो जाता, इनएफिशिएंट हो जाता। अब मुझे एक बात बताइए बेटे, कि ग्लूकोज में शुरू में, सॉरी ग्लाइकोलिसिस में शुरू में इन्वेस्टमेंट फेज आती है, उसमें एटीपी इस्तेमाल होता है। तो एटीपी इस्तेमाल करने से हमेशा याद रखिए आप ग्लूकोज को प्राइम कर रहे हैं, ताकि उसको बाद में क्लीव किया जा सके। नाउ दैट वुड बी द रीजन दैट आई एम लुकिंग फॉर। लोग आपसे पूछेंगे आपने गड्ढा खोदा, गड्ढा भरा, और उसके बाद में आप थक गए, आपने करा क्या? आप कह रहे हो जी हम एटीपी बनाना चाहते हैं, पहले तो आप एटीपी इस्तेमाल कर रहे हो, उस एटीपी के इस्तेमाल की वजह से आप मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कर रहे हो, आप प्राइम कर रहे हो बेटे किसको, ग्लूकोज को, ताकि बाद वाली फेज में, जिसे पेमेंट फेज कहा जाता है, उसमें आप इसको तोड़ करके उस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने से जो एनर्जी मिलती है उसकी मदद से केमिकल एनर्जी बना सको, और उस केमिकल एनर्जी से सेल के अंदर होने वाले, बॉडी के अंदर होने वाले एंडरगोनिक रिएक्शंस को आप चला सके। एंडरगोनिक रिएक्शन वो है जिसमें आपको एनर्जी देने की जरूरत है, और लाइफ के जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं वो बेटे एटीपी से चलते हैं। एटीपी की एनर्जी से आप फिजियोलॉजिकल काम कर सकते हैं। ग्लूकोज में एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ग्लूकोज से आपको एटीपी बनाना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज की एनर्जी आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, एटीपी की एनर्जी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीपी इस तरह की चीज है, जब आपको जरूरत पड़ी आपने इस्तेमाल कर लिया, और जब आपके पास जरूरत खत्म हो गई तो आपने उसको बना करके स्टोर कर लिया। ऐसी चीज को करेंसी कहा जाता है, और इसीलिए बेटे एटीपी को करेंसी कहा जाता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें दो हाई एनर्जी फॉस्फेट है। जेनेटिक्स में हम देखेंगे कि जिस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो काम करते हैं। एक तरफ तो वो बेटे सबस्ट्रेट का काम करते हैं, और दूसरी तरफ बेटे सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, क्योंकि उनके भी जो दो टर्मिनल क्या है बेटे फॉस्फेट, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है। दिस इज वेरी गुड इशिका, अजीत, वेरी गुड बेटे, सर प्रसिद्धि, मैंने वेरी पहली गुड। बार हाँ, एंडोगर्निक वर्ड सुना, मैं समझता था एंडोथर्मिक होता है। ना ना, एंडरगोनिक है ना, मतलब बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली यू विल यूज द वर्ड एंडरगोनिक। तो अगर आप देखेंगे तो बायोकेमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में जब आप देखेंगे एंडरगोनिक रिएक्शन आएगा, जनरली आप मतलब अमेरिकन इंग्लिश बुक देखेंगे, और यूके की इंग्लिश देखेंगे तो अलग होता है। तो एंडरगोनिक, अच्छा मैंने अभी एंडरगोनिक बोला था, दैट इज राइट। ठीक है सर, आगे चलें, बोलो बेटे। अब मुझे बताओ, आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर लिख रही है कि पायरुवेट का क्या होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं। यहां पर मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई है कि जो पायरुवेट है इसका फेट बेटे इस चीज पर डिपेंड करता है कि अंदर की कंडीशंस कैसी है। मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है बेटे पायरुवेट के साथ में, बताइए बेटे, पायरुवेट का क्या क्या फेट हो सकता है, बताइए। शाबाश शाबाश। पायरुवेट के 3 फेट हो सकते हैं। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। एक बेटे एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एक फर्मेंटेशन। अब मैंने तीनों को अलग कर दिया बेटे, एरोबिक को अलग कर दिया, एनएरोबिक को अलग कर दिया, फर्मेंटेशन को यहां से अलग कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि रेस्पिरेशन में जब तक ग्लाइकोलिसिस है वो तो सब में होगा बेटे, इन तीनों पाथवे में ग्लाइकोलिसिस होगा, तीनों में पायरुवेट बनेगा बेटे, तीनों में ग्लूकोज को तोड़ के पहले पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट कैन अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, कैन अंडरगो बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन, कैन अंडरगो फर्मेंटेशन। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जिस टाइम पर आप किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, और वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको लास्ट में किसी को देना पड़ेगा। उस चीज को आप कहते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो आपने क्या कहा, उसे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का। एरोबिक रेस्पिरेशन में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनऑर्गेनिक चीज है जिसका नाम है ऑक्सीजन, और ये बेटे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और टर्मिनल प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपको याद दिला दूं कि ऑक्सीजन इज यूज्ड राइट एट द एंड ऑफ द एरोबिक पाथवे, एंड इट रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम टू एक्चुअली मेक केमियोस्मोसिस कंटिन्यू, एंड देयरफॉर द सेल इज एबल टू मेक एटीपी कंटिन्यूअसली। सो दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट बेटे व्हाट, दिस इज इंपॉर्टेंट अबाउट ऑक्सीजन। सिमिलरली हमने कहा कि अगर कोई चीज इनऑर्गेनिक है लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं है, तब आप उसे क्या कहेंगे, एनारोबिक, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर बेटे कोई चीज ऑर्गेनिक है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तब आप उसे फर्मेंटेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेट, लैक्टिक एसिड, वो बेटे करता है, याद करिए NADH NAD+ का जो इंटर कन्वर्जन है, वहां पर बेटे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो हमने क्या कहा, इन दोनों में इनऑर्गेनिक है, जहां यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, कोई और है, और यहां हम क्या कह रहे हैं बेटे, एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद करिए, एसिटल्डिहाइड है, या फिर आप क्या कह रहे हैं बेटे, लैक्टेट एसिड है, लैक्टिक एसिड है। बोलो बेटे, यस 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 यस। उससे पहले बेटे एल्डिहाइड बनता है, याद करो, NADH कहां पर, NADH कहां पर वो होता है, और CO2 कहां निकलता है, याद आ रहा है बेटे, बोलिए।
बहुत अच्छे आशुतोष, बहुत अच्छे। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई बेटे। एक और बात याद रखिएगा, वो जो क्वेश्चन है जो अभी आप जिसका आंसर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि आपने ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरुवेट बनाया, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, फर्मेंटेशन में गया, तो फर्मेंटेशन में आपने लैक्टेट बनाया, फॉर एग्जाम्पल हमारे मसल सेल में जब आपने लैक्टेट बनाया तो लैक्टेट टॉक्सिक है, आपको उसको हटाना पड़ेगा। जब आप उसे हटाएंगे तो आपकी बॉडी लैक्टेट को हटा करके लिवर में ले जाएगी, और लिवर से बेटे लैक्टेट से फिर क्या बनाया जाएगा, ग्लूकोज, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर आप ग्लूकोज को तोड़ के पायरुवेट बनाएंगे। तो आपने गड़बड़ क्या करी कि पहले पायरुवेट बना, पायरुवेट को कन्वर्ट किया लैक्टेट में, इसमें बेटे एनर्जी तो मिली नहीं, आपने टॉक्सिक एसिड इकट्ठा कर दिया। अब आपको जब इसका इस्तेमाल एक्चुअली करना पड़ा तो आप इसे लिवर में ले गए, वहां पर आपने मेहनत से इसे तोड़ ताड़ करके क्या बनाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज से आपने फिर पायरुवेट बनाया। तो ये जो सर्कुलर सर्कल है ये बेटे एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि रास्ते में कोई चीज जो आप मुझे बता रहे हैं वो रीजनरेट होती है, वो जो है रीजनरेट होती है NAD+। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों जो प्रोसेस, एक छोटी सी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, चाहे वो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टेट फर्मेंटेशन हो, दोनों के दोनों बेटे NAD+ को क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट है साइटोसोल से मूव करेगा बेटे कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर अंदर जाकर के उसमें ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सो दैट मींस प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी क्लियरली कि यहां पर जो मैंने बहुत एक फर्मेंटेशन के बारे में आपको बात बताई है कि NAD+ को रीजनरेट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आप ये बताइए, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी मेरे सामने डायग्राम दिख रहा है क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में एक टर्न में कितने NADH बनते हैं, कितने NADH बनते हैं बताइए, कितने NADH बनते हैं, 3। कितने FADH2 बनते हैं, कितने FADH2 बनते हैं, बहुत बढ़िया। और कितने बेटे GTP ATP बनता है, मतलब दैट वुड बी कपल्ड रिएक्शन, एक बनता है। डू यू रिमेंबर द स्टेप्स बेटे, क्या आपको अच्छे से स्टेप पता है, बोलिए बेटे, क्या आपको अच्छे से स्टेप पता है। वो आपसे पूछ सकता है बेटे कि ये बताइए कि मान लीजिए से फॉर एग्जांपल वो क्या चीज है जिसको कन्वर्ट करके ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा रीजनरेट होता है, जिसमें किस चीज की ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीजनरेट होता है और उसमें आप NADH भी बनाते हैं। तो बताइए बेटे, मैलेट, बहुत अच्छे बेटे, मैलेट में आप इस काम को करते हैं। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आपको पता है बेटे किस तरह बना, सक्सिनेट वाले स्टेप में आपको पता है बेटे क्या चीज बन रही है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2 सक्सेसिव ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं, एक बार 6 कार्बन का आइसोसिट्रेट बेटे कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, जिसमें 4 बेटे 5 कार्बन होते हैं, और एक उसके बाद दोबारा एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें 5 कार्बन का जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो कन्वर्ट होता है 4 कार्बन के, और फिर आपको एंजाइम ए जोड़ करके सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बच्चों, बोलो बेटे हाँ या नहीं। क्रेब साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे भी कहा जाता है। जब क्रेब साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है तो मुझे बताइए, अगर मुझे फैट से एनर्जी लेनी है तो मैं फैट से एनर्जी कैसे ले सकता हूं, फैट एनर्जी का ही मॉलिक्यूल है, फैट से बहुत एनर्जी मिलती है। सो फैट में फैटी एसिड को आपने किस में कन्वर्ट किया बेटे, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आपने ग्लिसरॉल को किस में कन्वर्ट किया, DHAP में। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आपने प्रोटीन से एनर्जी लेनी है बेटे तो प्रोटीन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटे किस में, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड से आप बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बना सकते हैं, और क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट से आप बेटे अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। केवल बेटे केवल कैटाबॉलिक रिएक्शंस ही नहीं होंगे, इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे। और उसका जो है, यस यस यू आर राइट, यू आर राइट राघव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यू आर राइट पायरुविक एसिड। तो मैंने ये कहा बेटे, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है, हमें ये बात समझ में आ गई कि एम्फीबॉलिक पाथवे है। और इसी को कोरिलेट करिएगा कि वो जो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज की जाती है ATP प्रोड्यूस होने की, जिसमें आपकी NCERT 38 की फिगर निकाल रही है, वो एट बेस्ट एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। और वो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, यूजफुल है, लेकिन नेचर में कभी नहीं होगी। उसमें एक वजह ये भी है कि पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है वो पूरा का पूरा बेटे रेस्पिरेटरी पाथवे में ही नहीं जा रहा है, वो बेटे कुछ ना कुछ किसी और पाथवे में भी क्या हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है। क्योंकि ये जो पाथवे है रेस्पिरेटरी पाथवे, प्राइमरली तो कैटाबॉलिक है पर बेसिकली एम्फीबॉलिक है। क्या ये बात सही है बेटे, यस, ग्लूकोज एलोन इज नॉट यूज्ड, दिस इज राइट, दिस इज राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने। अच्छा एक और बात बताइए बेटे, 11:36 लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी से शुरू करेंगे आगे। सर, कपिल यस सर, यस सर, तो मैं बस लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू मेंटेन दिस डिसिप्लिन, है ना सर। मतलब करेक्ट। दिस इज 11:36। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है। NADH के इलेक्ट्रॉन किस कॉम्प्लेक्स को रेस्पिरेटरी चेन में कंट्रीब्यूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में। अब मुझे बताइए कि ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, ये एंजाइम, और ये किस वाले स्टेप पर इकट्ठा होता है जहां पर FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 2 में होता है।
अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप भी है। अगर मैं कहता हूं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, यहां से NADH के इलेक्ट्रॉन्स घुसे हैं, यहां से बेटे FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स घुसे हैं, तो मुझे बताइए कि जो NADH के इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से कितने प्रोटॉन पंप्स बेटे हिले। तो हमने कहा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, 4, 4 एंड 2, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छे 10, बहुत बढ़िया बेटे। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि इसकी वजह से हम ये कहते हैं क्योंकि जब ये जाएगा बेटे FADH2 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो केवल 2 प्रोटॉन पंप इस्तेमाल हो रहे हैं, 4 और 2, 4 और 2, इसीलिए बेटे आप ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली NADH से बेटे 3 ATP और FADH2 से 2 ATP बनते हैं। यस, उसके बाद में बस यस यू नो दैट इट विल बी 2.5 एंड 1.5, उसके बारे में हम बात करेंगे। यस यस, एक्चुअली दिस इज राइट, लेकिन जस्ट थ्योरेटिकली मैं आपको बात बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया कि ये बेटे किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका जो बेटे बेसिकली इसकी वजह से कितने प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, तो ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठा होगा उतना P/O रेशो होगा। क्या ये बात सही है बेटे? हाँ, ये कल अगेन करेंगे। यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू, आई सर एग्री ये विद। राघव कह रहा है कि एनसीईआरटी कहती है 3 एंड 3 एंड 2। हाँ, तो वो असल में हम क्या कह रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल है, NCERT 38 भी कहती है, और इसीलिए हम उस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं राघव कि अगर आपसे पूछे कि 2.5 और 1.5 क्यों, तो हम बताएंगे। आप देखेगा कि आपके पास बेटे आपने 10 प्रोटॉन को आपकी NCERT ने एक नया डायग्राम डाल दिया है। उस डायग्राम से मैं कल जो है शुरू करूंगा, व्हाट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डायग्राम, अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वहां से कैसे करें, है ना बेटे। देखो बेटे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो जो है बेटे वो G3P में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपने कभी बायोमोलिक्यूल पढ़ा है तो बायोमोलिक्यूल में जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि एक ट्रायोस होता है। मेरे पास पेन है क्या, लेट मी सी पेन। तो लेट अस से 3 कार्बन, ये 1, 2, 3 कार्बन, एक और मैंने 3 कार्बन का बनाया, 1, 2, 3, दिस इज एब्सोल्युटली लास्ट टाइम दैट वी आर डूइंग दिस, H, OH, H। तो मोनोसेक्राइड में 1 कार्बन पर H और OH दोनों जुड़े हुए हैं, और जिसको आपने छोड़ दिया अगर वो टर्मिनल नहीं है तो बीच में कीटोन होगा, और अगर बेटे वो टर्मिनल है तो एल्डिहाइड होगा, तो वो एल्डिहाइड होगा। होपफुली आप देख पा रहे हैं, होपफुली आप देख पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं बेटे 2 ट्रायोस बना रहा हूं, तो मैंने 2 ट्रायोस बनाए। ठीक है बेटे, ठीक है। और अब हमने कहा कि यहां पर जो आप ये बना रहे हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और ये ग्लिसरल्डिहाइड है बेटे, समझ में आ रहा है बेटे। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन दोनों आइसोमर है। इसीलिए बेटे ग्लाइकोलिसिस में आप देखते हैं कि जितना DHAP है वो इंटरचेंज हो जाता है ताकि आगे का मेटाबॉलिज्म आसान हो जाए। एग्रीड? थैंक यू सो मच।